हे वीवियंस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी जो कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर थी। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। मैंने बहुत सारे बच्चे सुना है कि उनको चैप्टर 6 मतलब 11th का चैप्टर नंबर 6 मतलब उनका जानी दुश्मन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो देखिए, बात करें चैप्टर 6 की तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और भगवान को याद कर लीजिए क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा है भी ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, बट है अच्छा है। सो चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं पहले बता दूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट की स्टडी करना, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करने को बोलते हैं एनाटॉमी। सो एनाटॉमी यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी देखने वाले हैं। किसकी, फ्लावरिंग, माने हम बेसिकली एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी देखने वाले हैं, किसी और में देखेंगे। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ एक आती है, प्लांट के पास टिश्यू कौन कौन से टाइप के हैं। देखिए टिश्यू आप जानते हैं, इसको मैं डिफाइन करने ज़रा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आपका। तो टिश्यू जो है बेसिकली जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक कॉमन या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू प्लांट में दो ही टाइप के होते हैं। प्लांट में कोई भी पार्ट कट कर लो तुम्हें दो ही टाइप के टिश्यू मिलेंगे। एक तो मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक मिलेगा परमानेंट टिश्यू। दोनों की पहचान सुनना, ये टिश्यू इनके सेल्स डिवाइड करते हैं, ये पहचान है इनकी। लेकिन इनके सेल्स कभी ज़िंदगी में डिवाइड नहीं करते। अगर 1000 हैं आज, कल भी 1000 रहेंगे, परसों 1000 रहेंगे, डिवाइड नहीं करने वाले। लेकिन जो ये तुम्हारा है मेरिस्टेमेटिक, भैया ये डिवाइड करता है। इसमें कहानी अलग है। इसका ये हिसाब है कि अगर मान लो आज है 10 सेल तो कल 20 हो जाएंगे, परसों 30 हो जाएंगे, 40। तो जिन टिश्यूज़ के सेल डिवाइड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करता हुआ मैं, वाह, इतना ध्यान से मत देखो, बोर्ड देखो। हाँ शिट। सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि दो टाइप के टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो जिनके सेल्स डिवाइड करते हैं, परमानेंट जिनके सेल्स डिवाइड नहीं करते। और ऑब्वियस बात है यार, प्लांट में और तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी, या तो सेल डिवाइड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, और कहीं कर रहा है तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं कर रहा तो परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अपन पहले बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अगर हम बात करें इनकी लोकेशन के बेस पे, लोकेशन के बेस पे कौन कहाँ पर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कौन कौन से, एक होते हैं एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। एपिकल क्या होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिल्कुल टिप पर पाए जाते हैं, प्लांट की टिप पर। अब टिप कहाँ भाई, टिप तो मान लो या तो रूट की टिप या शूट की टिप, भाई रूट टिप या शूट टिप। तो रूट की टिप पे जो मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसे आप लोग क्या बोलोगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट फॉर्म राम, ठीक। अगर शूट की टिप पे मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, माने सैम। तो राम और सैम ये क्या हो गए, राम और सैम एक्चुअली में क्या है, ये जैसे प्लांट में मान लो कि स्टेम है, कोई स्टेम की ब्रांच है, उस ब्रांच की बिल्कुल टिप पर जाना, उस टिप पर आपको मिलेंगे सैम। लेकिन जब रूट्स की टिप पर जाओगे क्या मिलेगा, राम। तो बेसिकली हम जानते हैं। और एक चीज़ और, जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वहाँ वहाँ लगातार वो पार्ट लगातार ग्रो कर रहा होगा। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहाँ होते हैं जो पार्ट कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं, वहाँ पर मिलते तुम्हें कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। तो ये हो गया एपिकल। तो एपिकल का काम होता है टिप की लेंथ को इंक्रीज करना, ये इसको बढ़ाना। इंटरकैलरी, ये प्लांट में हमेशा 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। मैच्योर का मतलब हो गया परमानेंट। तो 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में जो टिश्यू मिलता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी, जो कि तकरीबन लीफ के बेस पे पाया जाता है। लीफ जहाँ होते हैं ना, लीफ, तो लीफ के बेस पे जो टिश्यू होता है बेसिकली वो इंटरकैलरी होती है। अगर इंटरकैलरी बेस टाइम मतलब इसके अगर सेल्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरकैलरी इंटरनोड की इलोंगेशन करा रहा है। तो इन शॉर्ट इसका भी लेंथ बढ़ाने में योगदान है, उसका टिप, इसका इंटरनोड।
लेटरल की बात करेंगे तो ये प्लांट के बाहरी तरफ होती है, माने प्लांट के चारों तरफ होती है रिंग के फॉर्म में, और इनका काम होता है प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करना। गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई, कि मान लीजिए प्लांट इतना चौड़ा है, कुछ टाइम इतना चौड़ा हो गया, इतना इतना करते करते, तो ये जो गर्थ इंक्रीज हो रहा है ये कौन करा रहा है? लेटरल। लेटरल के अंदर मैं आपको 2 मेरिस्टेम के नाम लिख देता हूं, ठीक है। एक है तुम्हारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और एक और तुम पढ़ते हो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये तुम्हारा लेटरल में आएगा, ठीक है। आगे बात करूँ, ये सब चीज़ें क्या बात करो, इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये तुम्हारे लेटरल के अंदर आते हैं, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे गर्थ के इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बस ये तो तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग खपाना नहीं है। और अब बात करते हैं किसकी? परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू मैंने बता दिया आपको, जैसे कि ये वो टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। तो चलिए इसको ज़रा एक स्लाइड में निपटाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, एक सिंपल और एक कंपाउंड, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कह लो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल की बात करें, अगर किसी परमानेंट टिश्यू में सारे सेल एक जैसे हैं, मतलब सारे सेल एक जैसे, मान लीजिए कोई टिश्यू हो गया, इसमें सारे सेल एक जैसे, सारे सेल ए टाइप के हैं, तो अगर किसी परमानेंट टिश्यू में सारे सेल एक जैसे होंगे तो वो हो गया सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। बट अगर किसी परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, तो अगर किसी टिश्यू के अंदर, आई मीन किसी परमानेंट टिश्यू के अंदर अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे कंपाउंड, और अगर सिर्फ एक ही टाइप के हैं तो उसे बोलेंगे सिंपल। तो कितना आसान है कि ऐसे सिंपल, ऐसे सिंगल, सिर्फ एक ही तरह का होगा सेल, तो सिंगल, वहाँ पे मोर देन 1। अब सिंपल के अंदर 3 हम बात करेंगे सेल की, एक बात करेंगे पैरेन्काइमा, एक बात करेंगे कॉलेन्काइमा, एक बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, तो इसका फंक्शन पहले याद करो, फंक्शन है पीएसएस। पीएसएस मतलब फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन एंड स्टोरेज, ये 3 काम है। फूड बनाना, चीज़ों को स्टोर करना, और कुछ ना कुछ सिक्रेट करते रहना, मैंने प्लांट के अंदर सिक्रेटिव फंक्शन जो हुआ करते हैं ना उनकी। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन, स्टोरेज, 3 चीज़ होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं पैरेन्काइमा में, देखो सेल की शेप की, तो शेप इसका ओवल, राउंडेड, स्फेरिकल, कुछ भी स्ट्रक्चर जो शेप पाया जा सकता है। इन सेल की खासियत ये है कि इन सेल के बीच में गैप मिलता है, इस तरह का गैप, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये उनका पाया जाता है। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि नो डाउट सेलुलोज से बनी होती है। इसमें इतना ही। कॉलेन्काइमा की बात करेंगे, इनके पास सेल के बीच में गैप नहीं होता, आई मीन दे हैव नो ICS, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके कॉर्नर पे एक तरह का मटेरियल का डिपोजिशन होता है जो इस स्पेस को बंद कर देता है, तो उसका नाम क्या है? हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये 2 चीज़ें इनकी सेल्स के कॉर्नर पे, मतलब कोने कोने पे होती हैं डिपॉजिट, जिसकी वजह से जो स्पेस बाहर का होता है वो खत्म हो जाता है। तो इनके पास ICS नहीं होता। कुछ लोग लिखते हैं कि हाँ दे हैव नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ICS, बट उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो सपोर्ट होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं इसका रीज़न माना जाता है कॉलेन्काइमा का। तो ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा के, तो ये होते हैं हार्ड, बहुत हार्ड। तो स्क्लेरेन्काइमा ये होते हैं हार्ड क्यों? क्योंकि डेड है, ये डेड एलिमेंट होते हैं। सो इनका काम सिर्फ क्या है? अगेन नो डाउट मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को एक ठोस चीज़, एक ठोस पना देना किसका काम है? ये स्क्लेरेन्काइमा का। और यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, एक तो होते हैं स्क्लेराइड्स, एक होते हैं फाइबर। मतलब कुछ स्क्लेरेन्काइमा तुम्हारे धागे के जैसे होते हैं, कुछ होते हैं बॉल जैसे, माने स्फेरिकल, कुछ ऐसे भी होते हैं। तुमने अगर देखा हो स्क्लेराइड, तो मैं जैसे तुमने चीकू खाते हो, चीकू का जो पल्प होता है उसमें तुम्हारे स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। जो अमरूद खाते हो, गुआवा खाते हो, उसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं? स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोकोनट की जो शेल होती है वहाँ पे जो आप देखते हो, वो जो बाहर हार्ड सी लेयर होती है वो स्क्लेराइड्स की होती है। तो अल्टीमेटली कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। नाशपाती होता है, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ इनकी एग्जाम्पल्स हो गए, और ये बात हो गई इनकी शेप वगैरह की।
तो आइए बात करते हैं कंपाउंड वाले के। ठीक है, यहाँ पे सिंपल था, पैरेन्काइमा का पीएसएस फंक्शन, इसका मैकेनिकल सपोर्ट, उसका मैकेनिकल, इसका ठोसपना, इसका फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें दोनों में कोई आईसीएस नहीं होगा, ये डेड हो गई, ये लिविंग। ठीक है, सो ये 3 हो गए तुम्हारे इसके सिंपल वाले के। अब बात करते हैं कंपाउंड वाले की। तो कंपाउंड वाले में 2 ही चीज़ें आती हैं, कंपाउंड वाले 2 ही चीज़ें आती है। कौन कौन सी? एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की बात करूं तो जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। कहाँ? फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, रूट से लेके वो मतलब पूरे प्लांट के अपर पार्ट तक वाटर सप्लाई करता है जाइलम। और फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसफर करना प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, चाहे वो लीफ से रूट हो, रूट से मतलब रूट से लीफ हो, कुछ हाँ ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे आप जानोगे। तो इसका काम है फूड ट्रांसपोर्ट, उसका काम है वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। अब जाइलम एक टिश्यू जो किससे बना है? जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक जाइलम वेसल, इसको थोड़ा मैं अलग दिखाता हूँ। ठीक है, तो जाइलम की मैं बात करूं तो जाइलम के अंदर एक आता है जाइलम वेसल, एक आता है जाइलम ट्रैकिट्स, एक जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 चीज़ें आती हैं जाइलम के अंदर। जाइलम वेसल की बात करूं तो ये बिल्कुल एक पाइप लाइक होते हैं, इस तरह से, ऐसे पाइप लाइक होते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ल्यूमेन काफ़ी बड़ा होता है, सो दे कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये जाइलम वेसल हो गए। अच्छा, जाइलम वेसल बहुत छोटे छोटे पार्ट से, बहुत छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है। तो जिनसे मिलके बना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वेसल मेंबर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जाइलम वेसल एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे सेल मिलते हैं और एक पूरा एक पाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या? वेसल। ठीक, अंदर बात करें जाइलम ट्रैकिट की, तो भैया ये होता है तुम्हारा एक पाइप लाइक होता है, बट इसके दोनों एंड टेपर माने पॉइंटेड एंड होते हैं, ऐसे पॉइंटेड एंड होते हैं। इन पे ऐसे पोर भी बने होते हैं, पेट भी बने होते हैं। इनकी वॉल में लिग्निन भरा होता है। लिग्निन एक तरह का मटेरियल जो इनकी वॉल को क्या करता है? कवर करता है। लिग्निन जो इन्हें हार्ड भी कहीं ना कहीं बनाता है। सो ये मिलता कहाँ? ट्रैकिट की वॉल पे। तो ये तुम्हारे टेपर एंड हो गए, वो तुम्हारे पाइप लाइक हो गया। पैरेन्काइमा, ये वही पैरेन्काइमा जो आपने पढ़ा था अभी, लेकिन अब ये यहाँ पर काम कर रहा है जाइलम के लिए। फाइबर वही वाला, लेकिन अभी काम किस लिए कर रहा है? जाइलम के लिए कर रहा है। सो यहाँ पे ये 4 चीज़ जाइलम के लिए। जो पानी का मेन ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम वेसल करता है, बाकी तो खैर ठीक है ऑप्शनल है, लेकिन मेन काम यहाँ पे जाइलम वेसल करता है। ठीक है ना, जाइलम वेसल एक डेड एलिमेंट है, ये एक डेड एलिमेंट है, ये लिविंग हो गया, ये डेड हो गया। 4 में से जाइलम के 3 एलिमेंट डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। तो हम बोल सकते हैं जाइलम का 75% भाग कैसा है? डेड है, और 25% पार्ट कैसा है? लिविंग है। तो कहीं ना कहीं जाइलम का ज़्यादातर पार्ट डेड है, तो कहीं ना कहीं प्लांट को ये हार्डनेस देने का काम करता है, प्लांट को ये सपोर्ट देने का काम करता है। जो प्लांट में जो मेन जो आप कहते हैं ना लकड़ी, वो लकड़ी मेनली जाइलम में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम, अच्छा ये तो खैर था आपका एंजियोस्पर्म के लिए। जब आप जिम्नो के लिखोगे तो जिम्नो के अंदर जाइलम वेसल नहीं होती, इसलिए जिम्नोस्पर्म को वेसल लेस मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, जिम्नो को हम वेसल लेस मेंबर भी कहते हैं। देन बात करेंगे तुम्हारे इसकी किसकी? फ्लोएम की। सो भैया फ्लोएम की कहानी देखो कितनी मस्त है। यहाँ पे भी 4 पार्ट आते हैं, वही फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर यहाँ भी आएगा क्योंकि इनके पास भी आता है, लेकिन 2 चीज़ें इनके पास अलग होती हैं। जैसे कि एक आता है तुम्हारा कंपेनियन सेल, एक आता है सीव ट्यूब। ठीक है, तो ऐसा होता है सीव ट्यूब मतलब एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होती है, नो डाउट इस तरह से होती है। इसके साइड में एक सेल लगा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल, एंड दिस इज सीव ट्यूब। आपस में कॉमन वॉल के थ्रू दोनों कनेक्टेड होते हैं, और नो डाउट वो भी आपके यहाँ पर आएंगे। मैं लिख रहा हूँ पैरेन्काइमा फाइबर, सॉरी फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। काम फंक्शन सेम है, पैरेन्काइमा फॉर स्टोरेज और फाइबर सपोर्ट, दैट्स इट।
देखिए कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस ना होने के बावजूद सीव ट्यूब को आप लोग बोलते हो क्या, लिविंग। अब सवाल ये कि यार हमने तो जहाँ तक ही देखा जिसका सेल जो लिविंग उस पर न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उससे आप लिविंग कैसे बोल रहे हो। तो हम बोलते हैं कि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस ना होने के बावजूद सारे फंक्शंस के परफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, कॉम्पेनियन सेल करता है। एक तरह से ये मान लीजिए कि दो घर हैं, ठीक है, ये बड़े भाई का घर, ये छोटे भाई का घर, दोनों की शादी हो रखी है। मान लो कि छोटे भाई का किसी एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, तो बड़ा भाई क्या कहता है कि छोटे वाले भाई के परिवार को संभाल रहा है। तो वही सेम काम यहाँ हो रहा है कि भाई ये दोनों एक माँ के दो लाल हैं, वैसे ही ये दोनों सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल एक ही सेल से बनते हैं। तो एक से एक के पास न्यूक्लियस है, एक के पास नहीं। तो कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। इसीलिए सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस ना होते हुए भी वो लिविंग माना जाता है। इसलिए सवाल पूछते हैं क्यों कॉम्पेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब के पास मिलता है, आपको आंसर मालूम पड़ गया होगा। अच्छा, ये तो तुम्हारा जिम्नो के लिए, सॉरी एंजियो के लिए। अगर हम लिखेंगे जिम्नो के लिए, तो जिम्नो के लिए क्या आएगा, तो जिम्नो के लिए करना कुछ नहीं है, आपने नाम चेंज कर देना। उनके पास कॉम्पेनियन है तो उनके पास होते हैं एल्बुमिनस सेल होते हैं, ठीक है। उनके पास सीव ट्यूब, उनके पास सीव सेल होते हैं, और बाकी ये चीज़ें तो पाई जाती हैं। सो ये एंजियोस्पर्म के लिए, ये जिम्नो के लिए। अच्छा, फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बास्ट फाइबर भी बोला करते हैं, किसको, फ्लोएम फाइबर्स को, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया भैया, तुम्हारा जाइलम, तुम्हारा फ्लोएम, ये हो गया। आई मीन तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होता है परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक का पार्ट। अब बात करते हैं हम प्लांट्स के कुछ नए नए पार्ट्स की, जैसे कि स्टेम की, लीफ की और रूट की। तो पहले बात करते हैं स्टेम की। अभी हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं डाइकोट स्टेम का, क्योंकि डाइकोट स्टेम अगर आपने सीख लिया, आपने पूरा का पूरा सब सीख लिया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताना चाहूँगा। एक आता है वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं वस्कुलर बंडल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जाइलम और फ्लोएम में ऐसा होता है, जाइलम फ्लोएम, जो जाइलम पहले बनता है उसे बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो जाइलम बाद में बनता है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। जैसे ना क्लास में जो बच्चा पहले आ गया वो प्रोटो, बाद में मेटा, ऐसे प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ठीक है, ये हो गया। लेकिन सिर्फ जाइलम के लिए एक नई टर्म और आ गई, वो सिर्फ जाइलम के लिए अप्लाई होती है, उसे फ्लोएम के लिए अप्लाई मत कर देना। वो टर्म कौन सी है, वो टर्म है, दो टर्म, एक है एंडार्क, एक है एग्जाक। अब ये चीज़ क्या होती है, सुनो। अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि जो प्रोटो है, प्रोटोजाइलम, वो सेंटर की तरफ हो और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। बट अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ हो, उसको बोलते हैं एग्जाक कंडीशन। ये कहाँ पर होता है, देखो ये वाला केस होता है रूट्स के केस में, ये वाला केस होता है स्टेम के केस में। माने स्टेम के केस में स्टेम काटोगे ना ऐसे, तो आपको मिलेगा कि सेंटर में मिलेंगे आपको स्टेम में क्या मिलेंगे, प्रोटो वाले पार्ट, और बाहर मिलेंगे आपको मेटा वाले पार्ट। लेकिन रूट में ऐसा उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। आई नो थोड़ी दिक्कत आपको आ रही होगी, क्योंकि समझ जाओ टाइम की दिक्कत। तो एंडार्क मीन्स जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो, मेटा बाहर की तरफ हो, तो प्रोटो हो गया, सो एंडार्क हो गया। एग्जाम्पल स्टेम हो गया, चाहे वो मेटा के अंदर डाइकोट है या जो भी हो, मोनोकोट दोनों में होता है। एग्जैक्ट माने प्रोटो बाहर हो, मेटा अंदर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट का। तो वस्कुलर बंडल माने जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट। देखिए दो तरह की होती है, एक तो होती है रेडियल, एक होती है कॉन्जॉइंट। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि फ्लोएम जाइलम अलग अलग रेडियस पे लगे हों, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे लगे हों, जैसे इस रेडियस पे जाइलम आ गया, फ्लोएम नहीं आएगा, इस पे फ्लोएम आ गया, जाइलम नहीं आएगा। तो अगर रेडियली अरेंज होंगे तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम, इसको बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट। तो इस तरह की अरेंजमेंट जो है ना, वो रूट्स के अंदर पाई जाती है। कितना आसान है, आर से रेडियल, आर से रूट। देन बात करें कॉन्जॉइंट की, इसमें क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम दोनों जुड़े होते हैं आपस में, जैसे फ्लोएम और जाइलम आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे इस तरह से, और सेम रेडियस पे दोनों आ रहे होंगे। लेकिन कॉन्जॉइंट के भी दो टाइप आते हैं। कैसे आते हैं सुनो, एक आते हैं ओपन, एक आते हैं क्लोज्ड। भाई अगर मान लो फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप आ जाए, ऐसे एक रिंग आ जाए, इसको बोलते हैं कैम्बियम,
क्या बोलते हैं, कैम्बियम। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की पट्टी आ जाएगी, इसको बोलेंगे ओपन। बट अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ नहीं है तो ये हो गया क्लोज्ड। अब लगेगा उल्टा बोल दिया, नहीं उल्टा नहीं है, सही है, ठीक है। जो कॉन्जेंट वाला केस है ये बेसिकली मिलता है स्टेम के केस में, क्योंकि रूट में तो रेडियल आ गया, बचा स्टेम। अब स्टेम में यहाँ जब आते हैं, ये मिलता है डाइकोट स्टेम में, ये मिलता है मोनोकोट स्टेम में, ठीक है। अभी समझ जाओगे ओपन क्लोज का मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। इतना समझो कि रेडियल और कॉन्जेंट, रेडियल में एक रेडियस पे एक ही होगा, कॉन्जेंट में एक रेडियस से दोनों होंगे, बिकॉज दे बोथ आर जॉइंटेड। और यहाँ पर जो तुम्हारे कॉन्जेंट से दो टाइप और बनेंगे, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या होगा, बिटवीन फ्लोएम और जाइलम आपको मिलेगी कैम्बियम की रिंग, लेकिन यहाँ पर आपको कैम्बियम की रिंग नहीं मिलेगी, सो ये हो गया क्लोज्ड। एग्जाम्पल्स हो गए, लिख लो। अब ज़रा आगे देखते हैं। देखिए डाइकोट स्टेम बनाना तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। ये रहा प्लांट, लहर के मारिया, इसको अपन ने ऐसे काट देना है, ठीक है। काटोगे ऐसा मिलेगा, और आपको ऊपर से घूरना है कि दिख कैसा है भाई ये, ठीक है। ऊपर से देखने में आपको सर्कल मिलेगा, मिलेगा सर्कल। बस मैं एक काम करता हूँ, सर्कल में पिज्ज़ा के जैसा एक स्लाइस कट करके आपको दिखाता हूँ साइड में, ठीक है, समझ आ रहा है ना। माने मैं इतना पोर्शन कट करके तुम्हें डायग्राम में दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेयर आती है किसकी, आती है लेयर एपिडर्मिस की। अब देखिए मैं सजाने नहीं बैठूंगा, तो आप देख लेना। एपिड सबसे लेयर आती है कौन सी, एपिडर्मिस की आती है स्टेम के ऊपर। आप पता है स्टेम पे भी हेयर्स होते हैं, उससे आप बोलते हो ट्राइकोम्स, जिसे आप स्टेम हेयर भी कह सकते हो। चलो थोड़ा सा सुंदर बना दूँ, नहीं कहोगे मज़ा नहीं आया। एपिडर्मिस। इसके बाद जो तुम्हारी सेकंड लेयर आती है वो आती है कौन सी, हाइपोडर्मिस। जो तीसरी लेयर तुम्हारी आएगी वो आएगी कॉर्टेक्स। So second layer is hypodermis and this one is cortex। और टॉप कॉर्टेक्स के अंदर भी लेयर कौन सी आएगी, अरे थोड़ा सुंदर बनाना है इसको है, एंडोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है। हालांकि कॉर्टेक्स में और ले आएंगे, बट बना लेना आप बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देन बाद आती है फ्लोएम और जाइलम की। तो देखो इसके बाद पहले आती है पेरिसाइकिल, वो बनाओ पेरिसाइकिल, एक लेयर और आती है पेरिसाइकिल। ऐसे पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल हो गया, ऐसे पाउचेस की फॉर्म में होता है पेरिसाइकिल। फिर यहाँ पर आता है फ्लोएम, फिर आता है जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ठीक। और ये आ गया कैम्बियम की स्ट्रिप आ गई, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंटर में क्या आता है, सेंटर में आता है पित्त, ठीक, पित्त। और यू कैन से मेडुला। और ये जो आपके बीच में देखिए जगह खाली खाली नहीं, यहाँ पे सब सेल्स भरे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं दिस इज मेडरी रेस, ठीक है ना। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, पित्त, मेडुलरी रेस। देखो ये जो जाइलम फ्लोएम के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है, एक्चुअल में इसे हम बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। देखो प्लांट में होती है दो तरह की ग्रोथ, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें प्लांट अपनी लेंथ को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस रखता है,
लेकिन जब एक बार लेंथ बढ़ जाती है तो प्लांट फिर आता है अपने सेकेंडरी ग्रोथ पे, और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट अपनी लंबाई नहीं, प्लांट अपनी चौड़ाई पे फोकस रखता है। आपने देखा होगा जब हम सीड शुरू में डालते हैं सॉइल के अंदर, तो वो जब प्लांट बनाता है तो उसकी हाइट पहले बढ़ती बहुत ज़्यादा, फिर बाद में उसकी चौड़ाई बढ़ती है, क्योंकि पहले करेगा प्राइमरी ग्रोथ फिर करेगा सेकेंडरी ग्रोथ। तो ऐसे ही क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आता है, ध्यान से सुनना, जब सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आता है तो ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी के सेल्स, उसमें से अच्छा जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो सारे होंगे परमानेंट, वो सारे क्या होंगे, परमानेंट, कोई से डिवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन जैसे सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आएगा, इसमें से कुछ मेडुलरी रेस के सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, जो होगा मैंने दिखा दिया रेड से, ठीक है, ऐसे दिखा दो और ऐसे दिखा दो, और जो रेड से मैंने दिखाया, ये रेड के ये वो मेडुलरी रेस के सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक हो गए, कब, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, उस समय हुए, उससे पहले नहीं हुए। जैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक हो गए, तुरंत इन्होंने एक कैम्बियम का फॉर्मेशन करा, जिस कैम्बियम को अब आप नाम दोगे क्या, अब भाई ये तो हो गया इंट्रा, तो इसको नाम क्या दोगे, इसको दोगे इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, इसे क्या बोलोगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बाकी ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ, बाकी आपको डिटेल जाननी तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो में डाल के डिटेल वीडियो। जैसे मान लीजिए एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, आई मीन हाइपो भी आगे मैं दिखाई नहीं, और यहाँ पर पेरिसाइकल, और यहाँ पर आ गया फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ये तो होगी इंट्रा वाली जो पहले से थी, मतलब ये तो शुरू से होती है। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इनके बीच में एक कैम्बियम की फॉर्मेशन और होती है, जो इस तरह से होगी, जो ये ब्लू वाला बना रहा हूँ, ये ब्लू वाला, ये हो गया इंटर, ये तो इंट्रा हो गया। अगर इंटर और इंटर कंबाइन करेंगे तो एक पूरी रिंग बनेगी, नहीं बनेगी, एक पूरी रिंग बनेगी ना अंदर ही अंदर। इस रिंग को बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम रिंग, क्योंकि ये वस्कुलर बंडल के अंदर बनी है, ठीक है। अब ये कैम्बियम रिंग क्या करती है, बहुत तेजी से डिवाइड करती है दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी ग्रो करेगी ग्रो, और अंदर की तरफ। जब बाहर और अंदर की तरफ ग्रो करती है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ केस कैसा होगा, कि चलिए ये था फ्लोएम और जाइलम, ये थी लाइन, अब यहाँ भी नए सेल बन रहे हैं, इस तरफ भी नए सेल बन रहे हैं, तो चलो इस तरफ भी नए सेल बनाता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे बने नए सेल, ये रहे नए सेल, और बाहर बने नए सेल ये रहे। तो ये जो पार्ट वो फ्लोएम के पाले में बना है, तो जो फ्लोएम के पाले में बनेगा वो बनेगा फ्लोएम, और जो जाइलम के पाले बनेगा वो बनेगा जाइलम। अब भैया जाइलम तो पहले भी था, अभी दूसरा भी आ गया, भैया ये था प्राइमरी ग्रोथ के टाइम का जाइलम, तो ये हो गया प्राइमरी जाइलम, और वो बना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो हो गया सेकेंडरी जाइलम। इसका मतलब ये सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा एक चीज़ और देख रहे हो भाई, पहले प्राइमरी जाइलम इतना था, लेकिन सेकेंडरी बनने से प्राइमरी इतना बचा, और बनेगा सेकेंडरी तो इतना बचेगा, मतलब करते करते सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम कम हो रहा है ना, सेम प्राइमरी फ्लोएम भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जब ये रिंग बढ़ेगी, मतलब ये रिंग चारों तरफ बढ़ेगी, ऐसे जब चारों तरफ बढ़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा लगाना, जब चारों तरफ प्रेशर मारेगी तो मुझे बताओ कि स्टेम की गर्थ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो चारों तरफ बढ़ेगा तो अंदर से पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाएगा ये, और इससे अंदर बनेगा सेकेंडरी जाइलम, नया जाइलम बनेगा, अंदर नया फ्लोएम बनेगा, और करते करते पिट तो खैर तकरीबन खत्म ही हो जाएगी पूरी की पूरी। अच्छा अब यही प्रेशर बाहर पड़ेगा, मतलब अंदर से बाहर आएगा, जैसे ही प्रेशर कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा तुरंत कॉर्टेक्स क्या करेगा, जैसे ही प्रेशर कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा तुरंत कॉर्टेक्स भी एक कैम्बियम का तुरंत फॉर्मेशन कर देगा, जिसको बोलेंगे कॉर कैम्बियम, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, दिखाता हूं आपको दूसरे से दोबारा से, कि जैसे ही अंदर का प्रेशर बाहर तक पहुंचेगा तुरंत क्या कर होगा, तुरंत एक नया कैम्बियम बनना शुरू हो जाएगा, कॉर्टेक्स में एक कैम्बियम बनेगा। लाइक मान लो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला रेड वाला कैम्बियम ये हो गया, ये हो गया,
कॉर कैम्बियम, ठीक है। कॉर कैम्बियम क्या करेगा, देखो एक बनाएगा लेयर बाहर, एक बनाएगा अंदर। बाहर वाली लेयर बनाएगा फैलम, अंदर बनाएगा फैलोडम, जिसको आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हो। और जो बीच वाली लेयर हो जाएगी इसको बोलोगे आप फैलोजन या कॉर कैम्बियम, और बाहर वाले को बोलते हो आप कॉर्क। तो अल्टीमेटली बाहर क्या हुआ, बाहर 3 लेयर बन गई, एक बनी फैलम, एक बनी फैलोजन, एक बनी फैलोडम। ये जो फैलोजन है ये तो तुम्हारी कॉर कैम्बियम है, तो इसने एक बनाई बाहर फैलम, अंदर बनाई फैलोडम, और अंदर वाले को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्क, इसको बोलते हैं कॉर कैम्बियम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बाहर भी पड़ रहा है, और कहीं कहीं पर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि कहीं कहीं पर फैलम जो है ना वो रप्चर कर जाती है, ऐसे ऐसे रप्चर हो जाती है कहीं कहीं पे, मतलब सब जगह नहीं होता। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा, तो बाहर कहीं कहीं से रप्चर होना शुरू हो जाते हैं और एक लेंस लाइक ओपनिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं लेंटिसेल। तो स्टेम के प्लांट के स्टेम पे आपको लेंस लाइक ओपनिंग मिलती है, इसको बोलते हैं लेंटिसेल। इसका काम सिर्फ इतना गैस एक्सचेंज, ये सिर्फ गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, बाकी उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अच्छा एक चीज़ और, फैलम, फैलोजन, फैलोडम, इनको मिलाकर हम बोलते हैं पैरिडम। क्या बोलते हैं इनको हम, पैरिडम, ठीक है। सो प्लांट में एक होता है पैरिडम, माने फैलम, फैलोजन, फैलोडम को मिला के बनता है पैरिडम। और इसी पैरिडम के नीचे कौन क्या आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो अगर एग्जाम पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी फ्लोएम और अगर पैरिडम को मिला दिया जाए तो क्या बनाओगे, तो बोलोगे भैया इस चीज़ को बोलते हैं बार्क। बार्क मतलब होता है सेकेंडरी फ्लोएम के साथ में अगर आप इंक्लूड कर रहे हो पैरिडम को तो उसका बोलोगे बार्क, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लीफ का डायग्राम एनसीईआरटी से देख लेना, वो आपको एज इट इज याद करना, उसमें कराना खैर मेरा तो है लेकिन अभी इतना कुछ आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ डायग्राम याद करना आप, ठीक है, एनसीईआरटी से लीफ का। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये मान लो स्टेम हो गया, ठीक, तो मान लो बाहर सेकेंडरी फ्लोएम पैरिडम दोनों हो गए। अब ये पूरा पोर्शन, ये पूरा इलाका बचा है सेकेंडरी जाइलम का। कुछ प्लांट के केस में, कुछ के केस में सेकेंडरी जाइलम के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एक सेंटर वाला डार्क पोर्शन, बाहर वाला लाइट पोर्शन। जो डार्क पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हार्टवुड, जो बाहर वाला पोर्शन इसे आप कुछ लोग बोलते हैं सैपवुड, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब हार्टवुड एक डार्क कलर का होता है, डेड मटेरियल पूरा पूरा का पूरा, और इसका काम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो प्लांट के पास ये सेंट्रल पोर्शन ना हो, अंदर खोखला हो, तब भी प्लांट सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि भैया प्लांट जो फंक्शन है वो है सैपवुड, जो बाहर की तरफ इसकी एक रिंग होती है। आपने कहा कुछ प्लांट अंदर खोखले थे लेकिन तब भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों भाई, जो पार्ट उनका खोखला है वो हार्टवुड नहीं है उनके पास, और जब था तब भी कुछ नहीं कर रहा था ना, सपोर्ट ये कुछ नहीं करता, तो होना क्या फ़र्क पड़ता है। सो इसीलिए कुछ प्लांट खोखले होने के बावजूद भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका हार्टवुड एंड सैपवुड। इसको आप एनसीईआरटी में इसका डिफरेंस जो है याद कर लीजिएगा। आपको पता है जो सीजनल एरिया, जहाँ पे सीज़न आते हैं, ऐसे जगह पे प्लांट क्या करते हैं, जहाँ पे सीज़न चेंज होते हैं, ऐसे जगह पे प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के स्टेम एक साल में 2 रिंग बनाते हैं, विंटर की अलग और समर की अलग। तो मैं सिंपली बोलूँगा स्प्रिंग और ऑटम। तो स्प्रिंग और ऑटम जहाँ पे सीज़न में चेंज आता है वहाँ पर साल में 2 बार रिंग बनती है कैम्बियम की, एक तो बनती है स्प्रिंग में, एक बनती है ऑटम में बनती है। सो ये कह लो विंटर समर में आपको बोलूँ बेस्ट है। तो क्योंकि एक साल में 2 रिंग बन रही है कैम्बियम रिंग, तो अगर हमें ऐसे इलाके में प्लांट की उम्र पता लगानी तो बड़ा आसान है, रिंग काउंट कर लो, क्योंकि एक साल में 2 रिंग बन रही है। अगर मान लो किसी प्लांट के स्टेम में हमें आपको 40 रिंग मिली, तो 40 रिंग का मतलब क्या हुआ कि 20 साल की उसकी उम्र होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम रिंग काउंट करके प्लांट की उम्र पता लगा रहे हैं तो इसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, रिंग काउंट करके। लेकिन इसी वहाँ पे जहाँ पे सीजन में चेंज आता है, जहाँ पे सीजन में चेंज नहीं आता, जहाँ पूरे साल एक जैसा रहता है हिसाब, वहाँ आप नहीं कर सकते काम, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेम की कहानी हो गई। अच्छा मोनोकोट स्टेम की बात करते हो। मोनोकोट स्टेम के पास बताऊँ, सिर्फ एपिडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है,
कोई कॉर्टेक्स नहीं होता, कोई एंडोडर्मिस नहीं, कोई पेरिसाइकल नहीं, कोई पित्त होता है, ठीक है। उनके मोनोकोट स्टेम के पास जाइलम फ्लोएम ऐसे बिखरे हुए पड़े होते हैं, ठीक है, कोई किसी फैशन में नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर जाइलम फ्लोएम ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, कोई कैम्बियम नहीं होती, तो इसीलिए वो कभी सेकेंडरी ग्रोथ कर ही नहीं सकते। भैया सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, रिंग बननी चाहिए ना। अब क्योंकि वो यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, पहली गलती यहाँ वहाँ पड़े जाते हैं इनके जो वर्टिकल बंडल। दूसरी गलती क्या है कि ये इनके पास कैम्बियम नहीं है। अब बिना कैम्बियम के कैसे बना देंगे ये कैम्बियम रिंग, और बिना कैम्बियम रिंग के जानते हो आप सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं। इसीलिए मोनोकोट स्टेम कोई मोनोकोट स्टेम कभी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते, सिर्फ डाइकोट के स्टेम शो करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है रूट्स की, कि रूट्स के डायग्राम की। तो रूट का तो खैर और भी ज़्यादा ईजी है, वहाँ भी सेम काम करना है, बट वहाँ पे हाइपोडर्मिस वगैरह कुछ नहीं आती। सिंपल दिखाओ, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देख रहे हो, एपी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। हाँ बस एक चीज़ याद रखना कि उनकी रूट की एंडोडर्मिस में एक लेयर पाई जाती है जो वाटर को रेसिस्ट करती है, माने जो हाइड्रोफोबिक in नेचर होती है, उस स्ट्रिप को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये सिर्फ रूट की एंडोडर्मिस में होता है। तो रूट की एंडोडर्मिस से क्या मिलती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुबेरिन से बनी होती है, और सुबेरिन को पानी पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वाटर रिपेलेंट इसका नेचर होता है। इसलिए अगर पानी इस यहाँ तक आ रहा है तो पानी को इसके आगे एटीपी खर्च करके जाना पड़ता है। फिर आता है पेरिसाइकल, लेकिन पेरिसाइकल यहाँ पे पाउचेस की फॉर्म में नहीं, एक सिंगल रिंग की फॉर्म में होता है। उसके बाद जानते हो फ्लोएम अलग होगा, जाइलम अलग होगा, फ्लोएम अलग। अच्छा, रूट मैंने कहा था कि होती है एक्सार्च, माने मेटा वाला पार्ट अंदर, प्रोटो वाला पार्ट बाहर। इसका मतलब यहाँ आएगा मेटाजाइलम, यहाँ आएगा प्रोटोजाइलम, समझे। अच्छा, यहाँ फ्लोएम में तो अप्लाई करना मत, क्योंकि वो टर्म फ्लोएम के लिए नहीं थी, ठीक है। सो ऐसे ही मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये जाइलम की अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल कैम्बियम के थ्रू ही होती है। कैसे होती है ज़रा सुनना। ये हो गया, ये हो गया एंडो, सीधा एंडो, पेरिसाइकल पे आते हैं, फ्लोएम, जाइलम, जो प्रोटोजाइलम के पीछे वाली सेल्स होती हैं पेरिसाइकल की, ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और यहाँ पर फ्लोएम के आगे वाली सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। तो इस तरह से ये सेल्स डिवाइड करती हैं, करते करते इस तरह से एक रिंग लाइक फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन रूट के अंदर पता कैसे बनते हैं, रूट के अंदर बनती है वेवी रिंग, वेव लाइक बनती है रिंग्स। अगेन काम वही है, ये इस तरफ ग्रो करेगा, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। अच्छा, ये ऐसे आएगा ना, ये ऐसे आएगा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड करेगा इस तरफ, ये ग्रो करेगा इस तरफ, तो अंदर बनेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, एज यूजुअली, मतलब जैसे वहाँ था, बस फर्क ये है यहाँ पे बनती है रिंग, वेव लाइक बनती है, ठीक है। ये रूट्स की कहानी है। अगेन दिस इज अ डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट में तो ये खैर बात ही नहीं आने वाली। सो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना। बाकी बात करेंगे किसकी, तुम्हारे लीफ की, तो आप लीफ का सिर्फ डायग्राम जाके एनसीईआरटी देख लीजिए, डायग्राम, आपको उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात रही यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जाके एक बार एनसीईआरटी से दोबारा रीड करिए, आपको डायग्राम में जो भी कुछ छोटी मोटी बारीकियाँ उनको जरा याद करिए, ये किस सेल से बने, किस सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ चैप्टर का जो मेन पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया है। बाकी इसकी डिटेल वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, जैसे आपका क्रैश कोर्स खत्म होता है, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, इसमें तुम्हारा बार्क हो गया, ठीक है, तुम्हारे टिश्यूज़ हो गए, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम हो गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे नहीं हैं तो भैया आज ही कब आओगे, तो पेज है विनय बालाजी 11 करके। सो फिर मिलते हैं इस वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सतर्क हैं, सावधान है, देखते रहे विनय बालाजी, टाटा बाय बाय।